सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स। लक्ष्य 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ़गानिस्तान पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन में आभासी माध्यम से भाग लिया। वर्चुअल डिजिटल रूप माध्यम से भाग लिया है। यह बैठक वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहे इटली द्वारा बुलाई गई थी। ये जो आभासी बैठक था अफ़गानिस्तान के मामलों पर, ये किसने बुलाया था? इटली के द्वारा बुलाया गया था। और G20 का बैठक कौन कर रहा था? वर्तमान में इटली कर रहा था। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगो ने की थी। मारियो ड्रैगो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इटली के। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2 दशकों में अफ़गानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में भारत के योगदान का उल्लेख किया। भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफ़गानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए तत्काल और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ साझा लड़ाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के गठजोड़ के खिलाफ साझा लड़ाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए समर्थन व्यक्त किया और अफ़गानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में निहित संदेश के लिए G20 के नए समर्थन का आह्वान किया। अगला टॉपिक है अफ़गानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष ट्रस्ट फंड। 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। विशेष ट्रस्ट फंड किसके लिए स्थापित हुआ है? अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र ने किया। कब किया? अक्टूबर 2021, 21 अक्टूबर 2021 को किया गया, जिसके माध्यम से अफ़गानिस्तान को तत्काल आवश्यक नकदी उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य बिंदु: यह विशेष फंड अफ़गानिस्तान के परिवारों में तरलता लाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि वे इस सर्दी में जीवित रह सकें और सत्ता के उथल पुथल के बावजूद अपने मातृभूमि में रह सकें। यह अफ़गानी कामगारों को सूखा और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम में नगद और सूक्ष्म उद्यमों को अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से कमज़ोर, बुजुर्ग और विकलांगों को अस्थायी मूल आय का भुगतान भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था पर 2021 में 30% तक संकुचित हो गई। यह शरणार्थी संकट को और बढ़ा देगा, जो तुर्की और यूरोपीय पड़ोसी देशों को भी प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि जर्मनी इस फंड में पहला योगदानकर्ता है। पहला योगदानकर्ता कौन है? जर्मनी। इसने इसके लिए 50 मिलियन यूरो, 58 मिलियन डॉलर का वादा किया है। अगला टॉपिक है अफ़गानिस्तान पर दिल्ली घोषणा। हाल ही में अफ़गानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है। इस बैठक में क्षेत्रीय देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA ने हिस्सा लिया तथा इसकी अध्यक्षता भारतीय सुरक्षा सलाहकार NSA द्वारा की गई थी।
बैठक में अफ़गान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता का आह्वान किया गया और अफ़गान परिदृश्य पर क्षेत्रीय देशों के मध्य घनिष्ठ सहयोग एवं परामर्श का आग्रह किया गया है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठकें 2018 और 19 में ईरान में संपन्न हुई थी। तीसरी जो बैठक है वो दिल्ली में संपन्न हुई। प्रमुख बिंदु: आमंत्रित प्रतिभागी अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, चीन सहित अन्य प्रमुख प्रतिभागी देश हैं। आवश्यकता: अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा कब्जा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से आतंकवाद फैलने की आशंका बनी हुई है। दिल्ली घोषणा की विशेषताएं: सुरक्षित और स्थिर अफ़गानिस्तान, संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और आंतरिक मामलों में असहस्तक्षेप पर जोर देते हुए अफ़गानिस्तान में शांति, सुरक्षा व स्थिरता हेतु समर्थन को दोहराया गया। आतंकवाद की निंदा करना, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता की बात की गई। क्षेत्रीय सदस्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि अफ़गानिस्तान कभी भी वैश्विक आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थान नहीं बनेगा। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना: इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। अफ़गान समाज के सभी वर्गों को भेदभाव रहित सहायता प्रदान की जानी चाहिए। सामूहिक सहयोग: क्षेत्र में कट्टरपंथ, उग्रवाद, अलगाववाद और मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे के खिलाफ सामूहिक सहयोग का आह्वान किया गया। ये सब जो किया जा रहा है वो दिल्ली अफ़गान पर दिल्ली घोषणा में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका: अफ़गानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के प्रासंगिक प्रस्तावों को दोहराते हुए कहा गया कि देश में संयुक्त राष्ट्र यूएनए की निरंतर उपस्थिति को संरक्षित किया जाना चाहिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का संकल्प 2593 अफ़गानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्व को दोहराता है, जिसमें वे व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें संकल्प 1267 के अनुसार नामित किया गया है। अगला टॉपिक है समुद्री सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड यूएन। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए। इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर खुली चर्चा की। अध्यक्षता के दौरान आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री मार्ग के दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता जताई। उन्होंने जोर दिया कि महासागर दुनिया की साझा विरासत है और समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना, समुद्री विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो, प्राकृतिक आपदाओं व आतंकियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे, समुद्री पर्यावरण एवं संसाधन का संरक्षण किया जाए, समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए। ये 5 सिद्धांत। ठीक है, आगे देखिए। IEA ने भारत को सदस्यता के लिए आमंत्रित किया है। IEA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। प्रमुख बिंदु: भारत मार्च 2017 में आईईए का एक सहयोगी सदस्य बना था, लेकिन इससे पूर्व भी आईईए के साथ जुड़ा हुआ था। वर्ष 2021 में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। भारत को सदस्यता देने के कारण वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों में भारत तेजी से प्रभावशील होते जा रहा है। भारत की ऊर्जा नीतियों पर इसकी गहन रिपोर्ट, जिसे जनवरी 2020 में जारी किया गया था, में कहा गया है कि आने वाले दशकों में देश की ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ने वाली है, जिसमें विशेष रूप से बिजली का उपयोग तीव्र गति से बढ़ने की अपेक्षा की गई है। उल्लेखनीय है कि ईंधन आयात पर देश की निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु एक प्रमुख प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करती है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह रिपोर्ट ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के अनुमानों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 शिखर सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई के लिए सरकारों पर अधिक दबाव का संकेत दिया है। तो वहीं पर इससे पूर्व आईईए द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन हेतु नेट जीरो बाय 2050 नाम से रोडमैप जारी किया गया था। प्रमुख बिंदु: अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, जल विद्युत और वायु एनर्जी को कोरोना वायरस महामारी के उपरांत ऊर्जा निवेश को पुनः एक बड़ा हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। विश्व भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश कर रहा है और अनिश्चितताएं भविष्य में एक अस्थिर अवधि के लिए मंच तैयार कर रही है। अक्षय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि वर्ष 2050 तक वैश्विक उत्सर्जन को शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह स्वच्छ ऊर्जा प्रगति अभी भी बहुत धीमी है। आईईए का मानना है कि इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने में मदद मिलेगी। मुख्य सुझाव समझिए। स्वच्छ विद्युतीकरण, इसके लिए घोषित प्रतिबद्धता परिदृश्यों के सापेक्ष और पीवी और पवन परियोजन को दोगुना करने की आवश्यकता है। कम उत्सर्जन दर, जहां स्वीकार हो वहां परमाणु ऊर्जा के उपयोग सहित अन्य कम उत्सर्जन उपायों को अपनाना। बिजली के बुनियादी ढांचे और जल विद्युत सहित सभी प्रकार की प्रणालियों में लचीलापन बढ़ाना। कोयले का चरणबद्ध उपायों, परिवहन और हीटिंग के लिए बिजली के उपयोग को बढ़ाने हेतु एक अभियान का संचालन किया जा रहा है। ऊर्जा दक्षता, उपकरण दक्षता और व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा सेवा की मांग को कम करने के उपायों के साथ साथ ऊर्जा दक्षता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना। अगला है भारत संबंध विशिष्ट परिणाम। जनसंख्या और सकल घरेलू उत्पाद 2020 से 50 तक भारत इस दशक में चीन की आबादी को पार कर सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। वर्ष 2050 तक भारत की आबादी 1.6 बिलियन से अधिक हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी में कमी आने का अनुमान है। अगले 3 दशकों में भारत की जीडीपी औसतन चीन की तुलना में तेज़ी से बढ़ेगी। भारत का 5.3% बनाम चीन का 3.6%। इस प्रकार से जीडीपी का वृद्धि रहेगा।
कोयला उत्पादन। भारत में कोयले की मांग वर्ष 2030 तक लगभग 30% बढ़ने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि दोनों देशों की प्रतिबद्धता के अनुसार अनुमान है कि चीन के बाद आबादी कोयले का अगला सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भारत होगा, जो वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन के लिए वैश्विक उपयोग के लगभग 15% हेतु जिम्मेदार होगा। वायु प्रदूषण। हाल ही में भारत में समय से पूर्व होने वाली वो 1.67 मिलियन मौतों का प्रमुख कारण वायु प्रदूषण को माना गया है। यानी वायु प्रदूषण से हर मिनट में 3 से अधिक मौतें होती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है शाइनिंग पाथ आंदोलन। शाइनिंग पाथ आंदोलन पेरू के सशस्त्र क्रांतिकारी समूह सेंडेरो लुमिनोसो, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, सेंडेरो लुमिनोसो कहाँ की सशस्त्र क्रांतिकारी समूह है? तो पेरू की। शाइनिंग पाथ के संस्थापक और नेता अबीमेल गुजमैन। इसके संस्थापक और नेता कौन है? अबीमेल गुजमैन। सेंडेरो लुमिनोसो को, यानी कि शाइनिंग पाथ के संस्थापक अबीमेल गुजमैन, जिन्होंने 80 के दशक में राज्य के खिलाफ एक हिंसक लंबी लड़ाई छेड़ी थी, का 86 वर्ष की आयु में 11 सितंबर को जेल में निधन हो गया। किसका निधन हो गया? अबीमेल गुजमैन का, जो संस्थापक है किसका? शाइनिंग पाथ का। शाइनिंग पाथ कहाँ का सशस्त्र क्रांतिकारी समूह है? पेरू का। शाइनिंग पाथ आंदोलन क्या है? 1969 में अबीमेल गुजमैन और अन्य 11 लोगों ने मिलकर शाइनिंग पाथ नाम की एक विद्रोही समूह की स्थापना की थी। यह आंदोलन चीनी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित था। गुजमैन ने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन और माओ जेडोंग के बाद खुद को मार्क्सवाद की चौथी तलवार मानते हैं। शुद्ध साम्यवाद पर आधारित एक वर्गहीन माओवादी यूटोपिया की एक मसीहा दृष्टि का प्रचार किया। यह पेरू के दरकिनार किए गए स्वदेशी समुदायों के असंतोष से विकसित हुआ। किसान, जिनमें कृषि सुधार के कारण असंतोष था और स्नातक विश्वविद्यालय में गहरे बैठे नस्लीय और भाषा भेदभाव के कारण नौकरी पाने में असमर्थ थे, माओवाद से प्रेरित होकर गुरिल्ला समूह ने पेरू के पूंजीवादी लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने और एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना करने के लिए जनयुद्ध की शुरुआत की। सत्ता के खिलाफ सिर उठाने वाले यह विद्रोही समूह 80 के दशक तक गुरिल्ला समूह बन गया और इसने पेरू सरकार के साथ एक खूनी संघर्ष शुरू कर दिया था। इसने हत्याओं, कार बम विस्फोटों, सामूहिक गोलीबारी की एक श्रृंखला की शुरू की, जिसमें अक्सर वे लोग मारे जाते थे जिनकी ओर से यह युद्ध छेड़ने का दावा करता था। रिपोर्ट्स दावा करती है कि इस संघर्ष में करीब 70,000 लोग की मौत के घाट उतार दिया गया था या फिर लापता हो गए थे। 1992 में गुजमैन अपने साथ एलेना इप्रागुइरे के साथ गिरफ्तार हो गए और सीक्रेट मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उनकी गिरफ्तारी से समूह को बड़ा झटका लगा और सदस्यों की संख्या सिमटकर कुछ 100 ही रह गई थी। 1993 में समूह के करीब 6,000 सदस्यों ने सरेंडर कर दिया और पेरू के इतिहास में सबसे खूनी आंदोलन का अंत हो गया। अगला टॉपिक है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है
13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। शिखर सम्मेलन की थीम, इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। प्रमुख बिंदु, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। भारत वर्ष 2021 के सम्मेलन का अध्यक्ष है। 2021 में अध्यक्षता किसने की है? भारत ने। तो 2021 में सम्मेलन किसने किया था? सम्मेलन का अध्यक्ष किसने किया था? भारत ने। तो आई से इंडिया, ठीक है। और इसके बाद कौन करेगा? चाइना। सी से चाइना, ए से साउथ अफ्रीका, और बी से आपका हो गया ब्राज़ील, और आर से हो गया रूसिया। ब्राज़ील, रूसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे देखिए, भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। 2012 में भी 2016 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने किया था? भारत ने। इस शिखर सम्मेलन में अन्य सभी ब्रिक्स नेताओं ने भाग लिया, अर्थात ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। इस शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कोविड वैश्विक सुधार के बाद ब्रिक्स देशों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बुल्ड बैक रेजिलिएंटली, इनोवेटिवली, क्रेडिबली एंड सस्टेनेबली के आदर्श वाक्य के साथ ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया। यह शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुआ। इसके अलावा 2021 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत ने इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। ये 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन सा है? तो बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद विरोधी सहयोग, सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना, लोगों से लोगों के आदान प्रदान को बढ़ाना। ठीक है। अगला टॉपिक है टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण टिप्पणी जो की गई है, कमेंट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिर्च की खेती। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मिर्च की खेती की है। नासा के वैज्ञानिकों ने जिस मिर्च की खेती की है उसकी प्रक्रिया जुलाई 2021 से ही चल रही थी। काली मिर्च इसकी ISS पर खेती की गई है। न्यू मैक्सिको के हैच वैली में उगाए जाने वाले मिर्च की ही वैरायटी है। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में मिर्च की खेती अब तक उगाई गई सभी फसलों की तुलना में सबसे कठिन प्रयोग है, क्योंकि इसमें अन्य फसलों की तुलना में जर्मिनेट होने के लिए लंबा समय लगता है। आइसलैंड संसद में महिलाओं के बहुमत वाला प्रथम देश बना है। आइसलैंड, जिसमें महिलाओं की बहुमत ज़्यादा है। आइसलैंड संसद में महिलाओं की बहुमत वाला यूरोप का पहला देश बना है। यह उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री कैटरीन आइसलैंड संसद में महिलाओं की बहुमत वाला यूरोप का पहला देश बना है। यह उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री कैटरीन जेकबस्टाटिर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के तीनों
दलों ने मतदान में कुल 37 सीटें जीती। आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद देश की 67 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है। पहली बार आइसलैंड की संसद में पुरुष सांसद 30 की तुलना में अधिक, महिलाएं सांसद 33 होगी। अगला टॉपिक है अबू धाबी में गैर मुस्लिम नागरिक विवाह के लिए स्वीकृति। हाल ही में अबू धाबी के शासक द्वारा जारी एक नए फरमान के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में भी अब गैर मुसलमानों को नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और बच्चों के संयुक्त संरक्षण हासिल करने की अनुमति होगी। इस नए कानून का उद्देश्य अमीरात को प्रतिभा और कौशल के लिए सबसे आकर्षक स्थल बनाना तथा देश में वैश्विक प्रतिस्पर्धा वृद्धि करना है। यह क्षेत्रीय वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का नवीनतम कदम है। इससे पहले यहाँ अन्य खाड़ी देशों की समान शादी की और तलाक पर कानून इस्लामी शरिया सिद्धांतों पर आधारित थे। अगला टॉपिक है विश्व के सबसे सुरक्षित शहर। अगस्त 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने विश्व के सबसे सुरक्षित शहर 60 शहरों की सूची जारी की है, जिसमें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 82.4 अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 82.2 अंक के साथ टोरंटो दूसरे व 80.7 अंक के साथ सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। विदित हो कि 56.1 अंक के साथ भारत की राजधानी दिल्ली को 48वां व 54.4 अंक के साथ मुंबई को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिटकॉइन सिटी। हाल ही में अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने देश में दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। विदित हो कि बिटकॉइन सिटी को ला यूनियन के पूर्वी क्षेत्र में बनाया जाएगा, जिसे बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अल सल्वाडोर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिटकॉइन ने अपने निवेश को दोगुना कर दिया है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका इंटरनेशनल न्यूज़ का लास्ट होता है। IR का सारा जो न्यूज़ है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला जो टॉपिक चलेगा आपका आर्थिक परिदृश्य, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF और जो भी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।